बैच 2018 DLED, जो इसका तीसरा चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी। आवर्त सारणी का डिटेल ना होकर केवल इसकी नॉर्मल जो फीचर्स हैं उन्हें बताया जाता है। अब आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी? लगातार जब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए तो उसके बाद एक साथ सबको याद करना संभव नहीं हुआ, तो उन्हें एक साथ याद करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने उसे एक श्रेणीबद्ध किया और मॉडिफाई होते 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 जो आज आवर्त सारणी है वो बनी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है इसे हम त्रिक आवर्त सारणी, त्रिक। इस आवर्त सारणी को सन 1829 में दिया गया। सन कौन सा था? सन 1829 में ये दी थी। और किसने दी थी? डेवर। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा। अब त्रिक नियम क्या? त्रिक का मतलब 3 से है। इनके अनुसार ये था कि अगर आप 3 एलिमेंट, जैसे हमने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, इन 3 एलिमेंट में पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के परमाणु भारों का योग करके आधा कर दिया जाए तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका परमाणु भार आ जाता है। जैसे हमें सोडियम का परमाणु भार ज्ञात करना है तो बराबर लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार, और डिवाइड किसी करना, हाफ करना, आधा करना है। अब यहां पर लिथियम का परमाणु भार जो था वो 7 था और पोटेशियम का था 39। ये परमाणु भार है और इसको हमने x मान लिया। तो यहां x बराबर आ गया 7 प्लस 39/2 बराबर कितना आ गया? 46/2 बराबर 23। यानी सोडियम का परमाणु भार जो आ गया कितना आ गया? 23। इस नियम को त्रिक नियम कहते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम ले कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, इसके बाद बेरियम। कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, स्ट्रोंशियम का 137 और इसका निकालना है तो x बराबर किसका आएगा? 40 प्लस 137/2 बराबर, इसको अगर जोड़ा जाए एक साथ तो 177/2 बराबर आएगा 88.5। यानी जो x का मान है स्ट्रोंशियम का कितना आ गया? लगभग 88 आ गया। तो ये जो आवर्त सारणी है जो डिब्रन ने दी थी उसे ट्रिक कहते हैं और वो दी थी 1829 में। इसमें क्या कहा था उन्होंने कि अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट के परमाणु भारों को जोड़कर आधा कर दें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी को जो दिया न्यूलैंड ने दिया था उसे, और उसे अष्टक नियम कहते हैं। अष्ट भी बोलते हैं, अष्टक नियम के अनुसार कहते हैं। इसके अनुसार क्या था? इन्होंने कहा था कि अगर हम देखा जाए एलिमेंट को एक सीरीज में रखा जाए तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के समान गुण दर्शाता है। जैसे वो गाने होता है सा रे गा मा पा नी धा सा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। यानी ये देखो ध्यान से, पहला और 8वां कैसे हैं? सेम। यही नियम जो दिया गया था न्यूलैंड ने दिया था और ये आवर्त सारणी इन्होंने दी 1865 में और इसे कहते हैं अष्ट नियम यानी अष्टक नियम। तो इन्होंने कहा कि पहला जो एलिमेंट है और 8वां जो एलिमेंट है उनके गुण समान होंगे। मान लिया हम यहां से बोल ले तो 1 2 3 4 5 6 7 तो फिर 8 यहीं से आएगा। तो हर 8वां एलिमेंट
अपने से पहले वाले एलिमेंट को, यानी पहले नंबर के एलिमेंट के समान गुण दर्शाता है। अब इसे देते हैं यहाँ पे हमने लिथियम। अब लिथियम से आगे हम क्या कर सकते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, अब आया सोडियम। तो ये सोडियम के गुण लिथियम के गुण से मैच कर जाते हैं। सोडियम के गुण किससे मैच कर जाते हैं, लिथियम से। तो इसका मतलब पहले एलिमेंट के गुण 8वें एलिमेंट के गुण के समान होते हैं। आगे इसमें भी बहुत फॉल्ट आए क्योंकि अधिकतर मैच नहीं करते, तो ये भी फेल हो गई। और जो तीसरी दी है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मैंडलिफ की मूलावस्था। मैंडलिफ ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि मैंडलिफ की मूलावस्था कब दी थी, किसने दी थी और कितने टर्म थे। तो इसमें नंबर पहला ये दी थी 1869 में ईयर। दूसरे नंबर पे आता है एलिमेंट 58 तत्व उस वक्त ज्ञात थे। साइंटिस्ट मैंडलिफ जो रूस के साइंटिस्ट थे। चौथा किस आधार पर दी थी, परमाणु भार के आधार पर। ये मेन चीज है। यानी मैंडलिफ की मूल अवस्था किस सन में दी गई, 1869 में दी गई। कितने एलिमेंट थे, 58 थे। और किसने दी, मैंडलिफ ने। और किस आधार पे, परमाणु एटॉमिक मास के आधार पर बनाई गई। अब आता है नंबर में मूल आवर्त नियम क्या है। नियम इनके अंदर कहते हैं कि जो होते हैं तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैंडलिफ ये मानते थे ये तत्वों की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है, परमाणु भार। तो इस आधार पर जो मैंडलिफ मूलावस्था ने दी है तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आता है कि इनकी इंपोर्टेंस, यानी कि क्या क्या इसका लक्षण है। मैंडलिफ कभी रिपीट कर लेते हैं। ईयर आपके सामने आ चुका है, कितने तत्व थे आ चुका है, किसने दी, मैंडलिफ किस आधार पर दी, परमाणु, और मूल आवर्त नियम क्या है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब आता है इसके पीछे नंबर लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं। नंबर 1 सबसे पहला कि तत्वों को जो रखा गया, जिस श्रेणी में बनाया गया उसमें समूह यानी ग्रुप की संख्या इन्होंने रखी थी 8। कितने ग्रुप रखे थे मैंने, 8। अब इस 8 ग्रुप में जो लंबे होते हैं इस तरह, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप। दूसरा पॉइंट, आवर्त की संख्या 12 थी। आवर्त की संख्या क्या थी, 12। तीसरा पॉइंट, एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों में समानता जाती, सभी के गुणों में समानता पाई जाती है। यानी हमें फायदा होगा अगर हम ग्रुप में से एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को ढंग से स्टडी कर ले तो हमें बाकी उस ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी का आभास हो जाता है। नंबर 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंडलिफ ने अपनी आवाज सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए, रिक्त स्थान छोड़े। अब इन रिक्त स्थान छोड़ने का फायदा क्या हुआ, जो इन्होंने रिक्त स्थान छोड़े उस स्थान पर आने वाले एलिमेंट के गुण बता दिए उन्हें कि इसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी
और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइंटिस्ट को ये आभास हुआ कि भाई ऐसा एलिमेंट जरूर कोई होगा, और एलिमेंट की डिस्कवरी आरंभ हो गई और बहुत तथ्य इसके बाद खोजे गए। नंबर 5, एक साथ सब तत्वों को जब रखा गया तो उनके गुण उनको याद करने में आसानी हुई। तो सारे सब एक साथ थे तो उन्हें याद करने में आसानी हो गई। तत्वों को एक साथ याद करने में आसानी हो। और देखो ध्यान से, समूह रखे थे 8, इसे आप अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। 8 की संख्या थी 12। एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती थी और उन्हें अपनी आवाज सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ देते और उन स्थानों पे आने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की थी, जिससे नए तत्व की खोज आरंभ हुई और एक साथ रखने पे तत्व को याद करने में आसान है। लेकिन कहना है कि जब बना है तो स्टार्ट से शुरू करते हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं। अब आते हैं इनके दोष। कमी क्या थी? फर्स्ट दोष, इन्होंने क्या करा है, जो स्थान रिक्त स्थान, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने की थी वो इनका एक कमी बन गई। इन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़े थे वो कम पड़ गए, तत्वों की खोज ज्यादा हो गई और जिस कारण से तत्वों को स्थान नहीं मिला आवाज सारणी में, रिक्त स्थान कम पड़ गए। लिखना क्या है कि मैंडेल ने अपनी आवाज सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े थे वो कम पड़ गए, जिससे आने वाले नए तत्वों को आवाज सारणी में कोई स्थान नहीं मिला। दूसरा पॉइंट, समस्थानिक व समभारी को कोई स्थान नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। नहीं आवाज सारणी में ना तो समस्थानिक के लिए कोई स्थान था, ना ही समभारी के लिए कोई स्थान था। तो ये भी एक इनका डिफॉल्ट हो गया। तीसरा, अब एक पॉइंट को समस्थानिक किसे कहते हैं? जैसे हाइड्रोजन है 1 1 2 1 3 1, ये हाइड्रोजन है। परमाणु भार कितना है? ये ऊपर का जो ये पोर्शन है ये परमाणु भार है। परमाणु भार 1 है 2 है 3, लेकिन है तीनों क्या? हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन के जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही, जो हाइड्रोजन है परमाणु भार बनने के साथ। तो इसका मतलब परमाणु भार जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के सारे भौतिक गुण या रासायनिक गुण को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो समस्थानिक की खोज होने से ये भी समस्या सामने आई कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार पर निर्भर नहीं करते। चौथा पॉइंट, कहीं कहीं में क्या करा है, निकिल, कोबाल्ट है, निकिल है। कोबाल्ट का 58.9 है और निकिल का 58.7 परमाणु भार है। नियम क्या कहता है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था उन्होंने। मैंडलीफ ने अपनी मूल आवाज सारणी में तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, लेकिन कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया, जबकि निकिल का परमाणु भार 58.9 है और इसका कोबाल्ट का 58.9 है और निकिल का 58.7 है। तो पहले किसको आना चाहिए था? निकिल को। हो क्या गया? निकिल बाद में आ रहा। तो ये इनके दोष है। रिक्त स्थान कम पड़ गए, संभाल समझ पर कोई जगह इन्होंने नहीं दी। साथ ही परमाणु भार एक जो गुणों पे पूरा फोकस कर रहा था वो नहीं रहा। चौथा, कि नियम के अकॉर्डिंग कम से ज्यादा की ओर चलने परमाणु भार के अनुसार, लेकिन यहां उल्टा हो गया। कोबाल्ट को पहले रखा, निकिल को बाद में, जबकि कोबाल्ट का परमाणु भार ज्यादा है जो निकिल के बाद आने चाहिए था। इस प्रकार मैंडलीफ की आवाज सारणी में जो आपके सामने दोष सिद्ध हुए। अब आती दूसरी आवाज सारणी, जो नेक्स्ट आवाज सारणी ये भी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक या संशोधित आवाज सारणी। पहले बात ये दी कब गई थी? 1913 में। किसने दी थी? मोसले ने। कितने तत्व थे? 104।
ये तत्व है, ये वैज्ञानिक है और ये सन है। किस आधार पर? आधार क्या था इनका? आधार था परमाणु क्रमांक। आधार क्या था? परमाणु। तो 4 पॉइंट इसके जो 1 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक या संशोधित आवासंधि में संशोधन किसने किया? मोसले ने। और मोसले ने किस आधार पर आवासंधि? परमाणु क्रमांक। तो अब हम कहें आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, तो यहां बस चीज देखो ध्यान से। मूल आवर्त नियम आएगा तो यहां परमाणु भार करना है। आधुनिक आवर्त नियम आ गया तो क्या करना? परमाणु क्रमांक करना है। अब आता है इसके लक्षण क्या क्या। लक्षण नंबर 1, समूह। समूह की जो संख्या थी वो रखी गई है यहां पे 9। दूसरा, आवर्त की संख्या दी है 7। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर जो नौवा समूह शून्य समूह का है, शून्य समूह कहलाया, जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया। जो नौवा समूह है वो शून्य समूह कहलाया और इसमें किसे कहा गया? अक्रिय गैसों को। इसी में पहले फर्स्ट से लेकर 7वें समूह तक को ए व बी उप समूह में बांटा गया। यानी कहने वाला है जो हमारे पास 9 समूह थे तो 9 में से 9वां तो क्या कहलाया? शून्य। बचे कितने? 8। अब 8 में से 1 से 7 तक को ए और बी उप समूह बांटा। जैसे मान लिया पहला है तो उसका फर्स्ट ए भी होगा और फर्स्ट बी भी होगा। ऐसे सेकंड है तो उसका सेकंड ए होगा और सेकंड बी होगा। इस तरह से डिवाइड किया गया। 8वां समूह, 8वें समूह को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। तो यहां पर तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि समूह कितने हैं? 9 है। 9वां क्या कहलाया था? शून्य समूह। और 1 से 7 तक को बांट दिया ए और बी समूह में और 8 को 3 भागों में बांटा गया। अब इसके बाद है 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में ये कि समूह को निर्धारण कैसे किया। हम जैसे मान लिया लिथियम है, परमाणु कितना? 3, तो 2 1। अब ले लें यहाँ पे मैग्नीशियम, कितना परमाणु? 12, तो 2 8 2। हम ले लें ऑक्सीजन, 8 होता है, 2 और 6। और देखो ध्यान से इसके लास्ट सेल को फोकस करें। लास्ट सेल को फोकस करें। लास्ट सेल कितने? 1। तो ये फर्स्ट समूह में रखा जाएगा। कितने? तो छठे समूह में रखा जाएगा। कितने? तो ये दूसरे समूह में रखा जाएगा। लेकिन अगर अंतिम में 8 है, जैसे हमने निकल ले लिया 2 और 8, तो अब आप तो 3 भागों बांटा। अब एक तत्व को 3 भागों तो नहीं बांट सकते। ये 8वां समूह है तो ये शून्य समूह कहलाएगा। मतलब जो 8 है अंतिम में जिसमें भी 8 होंगे वो शून्य में जाएगा। अब एक आता है हीलियम, 2 है, केवल 2 ही है, तो ये भी शून्य में रखा जाएगा। तो जिसके अंतिम कक्षा में 2, केवल 2 मतलब फुल पहली कक्षा में, अंतिम में पहली कक्षा में 2 हो जाए। अब बाद में कोई कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना हो उसे शून्य रखेंगे और अंतिम में 8 हो जाए उसे शून्य में रखा जाएगा। ये तो हो गया कि हमने समूह कैसे बताया। समूह बताते हैं अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही समूह संख्या कहलाती है। पर अगर किसी तत्व की पहली कक्षा में 2 हैं, जैसे हीलियम है,
और उसके बाद जिनकी अंतिम कक्षा में 8 आएंगे वो सब शून्य समूह में रखे जाएंगे। अब आवर्त कैसे रखा जाता है? अब देखो यहां से यहां पहली कक्षा या दूसरी कक्षा, तो किसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन? दूसरी में। तो दूसरी में है तो इसका आवर्त हो गया दूसरा, यहां पे आवर्त दूसरा, यहां आवर्त पहला, यहां आवर्त तीसरा। ये जितनी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन लिख लोगे वो कक्षाएं 3 है तो तीसरा आवर्त, जैसे 1 2 3 4 हो गए तो चौथा, 5 है तो 5वां आवर्त हो जाता है। जैसे उदाहरण मैं लेता हूं, फिर आपके सामने ले लिया मैंने एक उदाहरण, आप बताना चाहे तो आप बता सकते हैं कितना? अच्छा 90 पूछा हमने, तो 2 8 कितने हो गए? 10 8 और 1। अब ये समूह था कौन सा है? तो समूह कौन सा होगा इसका? पहला, बिल्कुल गुड। और आवर्त कौन सा? 1 2 3 4, तो चौथा इसका आवर्त हो जाएगा। फिर यहां तो 1 2 3 4 चौथा आवर्त है और समूह इसका पहला। गुड, बहुत अच्छे। अब आता है इसके बाद नंबर 5 पॉइंट, आवर्त। आवर्त हमारे पास होता है पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, सॉरी 7 आवर्त है। अब एक तत्व, इनमें तत्वों की संख्या कैसे दी है? 2 8 8 18 18 32 और 32, ये अपूर्ण है क्योंकि आवासानी पूरी अगर कंप्लीट हो तो 118 एलिमेंट होनी चाहिए, और यहां कितने थे? 104 है। तो इनमें पहले आवर्त में 2, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 18 18, छठे में 32, सातवें 32, लेकिन 32 पूरे नहीं है इसमें, वो पूर्ण। अब ये रखा कैसे गया? हम जानते हैं, आपने देखा हुआ एक उसका बोल बड़ी योजना 2n² होता है, तो इसमें देखो ध्यान से, अगर हम 1 संख्या रखें n का मान तो कितना आएगा? 1 की पावर 2 आएगा इंटू 2 बराबर कितना गया? 2। अब यहीं पर अगर 2 रखें n का मान तो क्या हुआ? 2 गुना 2 की पावर 2 बराबर कितना? 8। फिर हम 30 रखें यहाँ पे 3, तो क्या यहाँ पे आएगा कितना? 2 गुना 2 की पावर कितना? 3 की पावर 2 बराबर कितना? 18। 4 बराबर क्या आएगा? 2 गुना 4 का स्क्वायर बराबर कितना? 32। और फिर इसको हम वापस रिटर्न करते हैं, दोबारा 4 करते हैं, फिर 3 करते हैं, फिर 2, फिर इस तरह करते हैं वापस। 4 से ज्यादा संख्या ले सकते हैं, तो 4 से ज्यादा लेते ही तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाएगी। तो जो 1 2 3 4 बोर बरी जो केमिस्ट्री का बेस हो जाता है, यानी जिसने एक ऐसा नियम दिया था जो आज तक यूजफुल है, उनकी एक छोटी सी मिस्टेक ये होगी थी कि उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 चले गए थे और ये सारे फॉर्मूले अप्लाई कर गया था। तो यहाँ पर अगर 5 रखा जाए, इसमें n की इक्वल टू 5 रखा जाए तो ये होगा 2 इंटू 5 और इनका 2 बराबर कितना? 25 50। अब 50 क्योंकि हमारे यहाँ सब सेल कितनी है? एक S है, P है, D है, F है, इसमें 2 है, इसमें 6, इसमें 10 है, इसमें 14, टोटल 32। अभी जो सब सेल हमने पूरी आवर्सानी में जो डिवाइड की हैं उनमें मिला के 32 आते हैं, इसलिए 50 संभव नहीं था। तो ये आप बता सकते हैं कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आवर्त कौन सा है, समूह कौन सा है, ये आप बता सकते हैं। फिर हमें क्वेश्चन आता है और हमें बताया कि आवर्त में तत्वों किससे बांटा गया? 2 8 8 18 18 32 32 बांटा गया। फिर आता है नेक्स्ट लैंथेनाइट, वो एक्टिनाइट। एक्टिनाइट ये कुछ 2 एलिमेंट है, तो लैंथेनाइट श्रेणी है, यानी जो सीरीज लैंथेनाइट से होती है उसे लैंथेनाइट, जो एक्टिनाइट से होती है उसे एक्टिनाइट से कहते हैं। इन तत्वों को आवाज सारणी के नीचे रखा गया 2 सीरीज के अंदर। तो इससे कुछ फीचर्स हैं, बाकी जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अलग से छोटे टॉपिक में अलग से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिलहाल एक सिंपल 5 या 6 लक्ष्य याद करने हैं, उसके 2 याद करने हैं, और फिर जैसे आपका सेतु तत्व है, विकर्ण संबंध है, वो आपका साथ साथ आगे चलता रहेगा। तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को आवाज सारणी के नीचे के तत्वों को आवाज सारणी के नीचे रखा गया। अब आते हैं दोष। अब दोष क्या है? पहला दोष यही आ गया
कि जो मोस्टली यानी जो आधुनिक आवर्त जिसने दी थी उसने लैथिनाइट और एक्टिनाइट को आवर्त मर्ज नहीं किया, उससे नीचे रख दिया अलग स्थान पे। भाई जब आवर्त से अलग है तो आवर्त के पार्ट नहीं मानते से, तो ये दोष हो गया। यानी लैथिनाइट एक्टिनाइट को आवर्त में स्थान न देकर उसके नीचे रखा गया, जो कि दोष पूर्ण है। दूसरा पॉइंट उन्होंने वही करा, समस्थानिक व समभावी को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया, आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। इन्होंने आवर्त सारणी को स्थान इसका नहीं दिया। तीसरा दोष, अब यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बार बार हम देख रहे हैं कमी आती जा रही है, इसका मॉडिफिकेशन में चला जाता है। अब जो तीसरा दोष इनका आता है, खासकर किसका, आधुनिक का, इन्होंने क्या करा कि एक H हाइड्रोजन जानते हैं और ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 7th A और फर्स्ट A दोनों से, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम से मैच कर रही है, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से मैच कर रही है। अब हाइड्रोजन तो इससे भी गुण दर्शा रहा है और इनसे गुण दर्शा रहा है, ज्यादा प्रॉपर्टी से मिलती है 7th A से, तो यानी H को इसके साथ रखा जाना चाहिए था, लेकिन H को रखा गया है फर्स्ट A समूह के साथ। ये दोष हो गया, फर्स्ट के साथ ही क्यों रखा गया, 7th के साथ क्यों नहीं रखा गया, जबकि दोनों के समान प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे आप देखो क्लोरीन ले लो, 2 8 7 है और H कितना है 1, अब इसे 8 करने के लिए कितनी चाहिए 1, और इसे 2, क्योंकि पहले क्वेश्चन 2 नहीं सकते, 2 करने के लिए चाहिए 1, यानी +1 यहाँ चाहिए +1 यहाँ चाहिए, यानी Cl-1 है तो H-1 बनता है, तो प्रॉपर्टी से मैच करिए और यहाँ मैच करिए, क्योंकि सोडियम ले लिया, सोडियम में होता 2 8 1, अंतिम कितना 1 और हाइड्रोजन के अंतिम कितना 1, इक्वल हो गया। और वो 1 डोनेट करेगा तो Na माइनस कर देगा 1, तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर क्या Na पॉजिटिव, ये माइनस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा H पॉजिटिव। तो ये H की प्रॉपर्टी फर्स्ट A से मैच कर रही है और 7th से, किंतु उसे रखा किसमें गया है, फर्स्ट A में, 7th A में नहीं रखा गया।